हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ सॉल्व पेपर एग्जामिनेशन 2022 यानी यूपी पॉलिटेक्निक बीटीई के अकॉर्डिंग जो फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है एनर्जी कंजर्वेशन, उसका 2022 का मैं पेपर लाया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन वन बाय वन। तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये जो आपके सब देखिए रेफरेंस नंबर भी दे रखे हैं, तो मैं उस पर जाके आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं रिफर्स टू क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 5 पे। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी पे चलते हैं पहले हम लोग। चलिए, ये रहा आपका प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बाकी मैंने पढ़ाया भी था इसको, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर दोस दैट आर आइदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर, यानी जो क्या हो रहे हैं नेचर में पाए जा रहे हैं, दैट आर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। कॉमन प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर कोल, ऑयल, नेचुरल एंड बायोमास। ये सब क्या है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं? नेचर में पाए जा रहे हैं, सच एज वुड। अदर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल इंक्लूड न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी पाई जा रही है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, और थर्मल एनर्जी पाई जा रही है अर्थ के इंटीरियर से, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। तो ये क्या है? प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं, तो जो क्या है नेचर में पाए जा रहे हैं और इसमें कुछ आपको करना नहीं है। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर मोस्टली कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज इनटू सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। तो सेकेंडरी एनर्जी अगर बनाना है तो प्राइमरी एनर्जी से जो यूटिलाइज कर रहे हैं वही सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर मोस्ट कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज इनटू सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोल और गैस कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्राइमरी एनर्जी कैन आल्सो बी यूज डायरेक्टली। ठीक है, तो प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी समझ में आ गया होगा आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसी पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है प्राइमरी एनर्जी हो गया, सेकेंडरी एनर्जी हो गया। अब कह रहा है एनर्जी मैनेजमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 11। तो पेज नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए, एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, तो पेज नंबर 11 ये रहा, एनर्जी मैनेजमेंट ये रहा कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं एनर्जी मैनेजमेंट क्या है भाई। तो what is energy management and what are its objectives? Energy management. So the term energy management means an effective use of energy to maximize profit, minimize the cost. यानी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और कॉस्ट जो हो वो आपकी मिनिमम हो। It simply means cutting out waste or ensure the minimum wastage by making the best possible use of energy consumed and enhance competitive positions. यानी क्या मतलब हुआ इसका? यानी आप क्या करो, जो वेस्टेज हो रहे हैं उनकी कटौती करो, यानी वेस्टेज जो हो रहे हैं वो हमारे कम हो, मिनिमम वेस्टेज, और टू इंश्योर द मिनिमम वेस्टेज बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ एनर्जी कंज्यूम एंड इनहेंस कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। अगला क्या लिखा है? ऑयल लीक एट द ड्रॉप फॉर, यानी 2000 लीटर पर ईयर हो जाएगा अगर एक ड्रॉप पर सेकेंड गिर रही है ना। अगर एक आधा इंच का डायमीटर से कंप्रेस्ड एयर लाइन से अगर आपका प्रेशर लीक हो रहा है तो 2500 रुपए पर डे आपका वेस्ट हो रहा है। मॉडर्न सिंथेटिक फ्लैट बेल्ट इन प्लेस, इसको छोड़ दीजिए। एनर्जी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग, डायरेक्टिंग। एनर्जी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ सप्लाई। क्या मतलब हुआ इसका? एनर्जी मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्लानिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग एंड सप्लाई ऑफ एंड इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट। यानी एनर्जी मैनेजमेंट में क्या आता है? प्रॉपर प्लानिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग ऑफ सप्लाई एंड इनपुट एंड आउटपुट रेशियो ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी
टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइज द एनर्जी कॉस्ट। तो वही बात है, नाउ अ डे इट इज वेरी एसेंशियल टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ही एसेंशियल है कि हम लोग जो डिमांड जो है उसको फुलफिल कर सकें फॉर द शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो देयर मस्ट बी गुड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर ए लॉन्ग टर्म डिमांड। तो क्या होना चाहिए? सो देयर मस्ट बी गुड स्ट्रेटेजिक मूवमेंट। तो एनर्जी मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है बहुत गुड होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। द स्ट्रेटेजी एंड द पॉलिसी आर द गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग। तो जो स्ट्रेटेजी है एंड द पॉलिसी है वो गाइडलाइंस हैं प्लानिंग के लिए। भाई एनर्जी मैनेजमेंट मैनेजेस द बैलेंस बिटवीन द सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड बोथ। तो एनर्जी मैनेजमेंट क्या करता है? बैलेंस करता है सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड दोनों को ही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट तो क्या करता है? मिनिमाइज द एनर्जी कॉस्ट पर वेस्ट विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट किए बिना कॉस्ट को मिनिमाइज करता है और वेस्ट को कम करता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा देता है। टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इफेक्ट चेंजेस, यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट को भी कम करता है। टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर ऑल मीन्स प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या करता है? ऑप्टिमाइज करता है यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एनर्जी। तो इन सब के लिए भी यही करता है। टू रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट को भी कम करता है। टू फ्रेम प्लान फॉर शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग टर्म सप्लाई एज पर डिमांड रिक्वायरमेंट्स। तो ये भी करता है, राइट। चलिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट ये भी देख लेते हैं। तो खैर मैंने बता दिया है। द टर्म एनर्जी मैनेजमेंट मीन्स द इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज द कॉस्ट। इट सिंपली मीन्स, तो वही चीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्या क्या हो गया हम लोगों का? हम लोग का हो गया प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी हो गया और एनर्जी मैनेजमेंट हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ पे दिया है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 11 पे। तो पेज नंबर 11 पे चले चलते हैं वहीं पे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है भाई? ठीक है, ये रहा व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलिए पढ़ लेते हैं भाई। What do you mean by the energy conservation? नाम ही पता चला एनर्जी कंजर्वेशन। तो इंडिया हैज मेड इम्प्रेसिव प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन। तो हम लोग को सभी को पता है कि इंडिया ने क्या किया? एक इम्प्रेसिव प्रोग्रेस की है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर नेसेसिटेटिंग ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो भाई सभी में ही जिसमें एनर्जी का कंजप्शन हुआ है उसमें क्या हुआ? ग्रोथ भी हुई है उन सेक्टर्स में। द नेशन वुड नीड एडिक्वेट कमर्शियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोल, ऑयल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नेशन है वो क्या कर रहा है? उसके पास एडिक्वेट कमर्शियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोल, यानी कम मात्रा में भाई, एक लिमिटेड अमाउंट में। इंडियाज फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स आर लिमिटेड, ये सब भी लिमिटेड है। आर नोन एज रिजर्व्स ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस में लास्ट हार्डली फॉर 18 to 26 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। यानी जो तेल है, कच्चा तेल है, और जो नेचुरल गैस है वो 18 साल ऑयल के लिए है, 26 साल आपके बचे हुए हैं। एट द करंट रिजर्वायर प्रोडक्शन रेशियो, यानी जिस हिसाब से प्रोडक्शन रेशियो हो रहा है उस हिसाब से 18-26 सालों में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इंडिया हैज ह्यूज कोल रिजर्व विच में लॉस्ट फॉर अबाउट 200 ईयर्स बट एज हाई एज कंटेंट इन इंडिया। कोल एज वेल एज एसोसिएटेड ग्रीन हाउस एमिशंस आर द मेजर कंसर्न। तो भाई अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा। द एनुअल पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो अबाउट 1000 किलोवाट बाई 12। ये काम का नहीं है। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, हाँ ये देख लेते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन इज द लीस्ट कॉस्ट ऑप्शन इन एनी गिवन स्ट्रेटजीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग एनवायरमेंटली काइंडली। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स अलोंग विद द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी अगर आप कंजर्वेशन करना चाहते हैं एनर्जी का तो फिजिकली या अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स आप मास को कंजर्व कर सकते हैं या मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड, तो ये तो सभी को ही पता है। एनर्जी कैन बी
ये इस पे टिक लगा लीजिए थोड़ा अच्छे से। The amount of energy remain constant and energy is neither created nor destroyed. Energy can converted from one form to another form, but the total energy within the domain remain fixed. तो ये सभी को मालूम है भाई, पढ़ते चले आ रहे बचपन से। To accelerate the development process of and to meet increasing energy demand, conservation of energy efficiency measures are to play a crucial role. तो ये भी बहुत है, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है एंड एनर्जी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। कंजर्वेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी, तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल निभाते हैं कि एनर्जी को कंजर्वेशन करना, एनर्जी कंजर्वेशन करना और एनर्जी एफिशिएंसी। तो द नेशनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नीड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सप्लाई सिस्टम। ठीक है, ऑन द एनर्जी डिमांड, तो ये काम करनी है। बिकॉज ऑफ द लिमिटेड, ये तो आप बना के भी लिख सकते हो, लिमिटेड इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व अवर करंट सप्लाई और टू यूज रिन्यूएबल सोर्सेज सो दैट अवर नेचुरल रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हम लोग को ही पता है कि भाई कंजर्व करके रखना चाहिए, है ना, फॉसिल फ्यूल्स कम मात्रा में, यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा काम की नहीं है। पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आप बना के लिख दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पहला क्वेश्चन है भाई एनर्जी एफिशिएंसी। तो एनर्जी एफिशिएंसी इन्होंने यहीं पे दे दिया है, चलो पढ़ लेते हैं क्या है एनर्जी एफिशिएंसी। तो नाम से ही पता चला, एनर्जी एफिशिएंसी इज द यूज ऑफ लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क और टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। एनर्जी एफिशिएंसी होम्स एंड बिल्डिंग्स यूज लेस एनर्जी टू हीट, कूल एंड रन द अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? आप विदाउट एनी कंजप्शन, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी इज द यूज ऑफ लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क। यानी वही सेम काम करने के लिए अगर एनर्जी कम लग रही है तो एनर्जी एफिशिएंसी हो गई भाई, समझ रहे हो, एनर्जी एफिशिएंसी। तो आपको आउटपुट उतना ही मिल रहा है लेकिन आप इनपुट कम डाल रहे हो, एनर्जी एफिशिएंसी। तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या मिला और इनपुट क्या डाला हमने, तो इनपुट अगर कम होगा तो आउटपुट एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो इनपुट कम डाले और आउटपुट भी अगर ज्यादा हो तो भी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यानी आउटपुट अगर हमको वही चाहिए, सेम टास्क के लिए चाहिए, तो इनपुट हम लोग को कम, यानी हम लोग अगर कम एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी इज द यूज ऑफ लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम टास्क और प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। So energy efficient homes and buildings use less energy to heat, cool and run appliances and electronics। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है राउट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, राइट अबाउट द एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया इन स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है भाई, तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 8। तो ये तो 6 है, 7, ये रहा एनर्जी सिनेरियो, एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। तो एक्सप्लेन एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया। कोल डोमिनेट्स द एनर्जी मिक्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो अप्रॉक्स 55 लिखा है ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन। ओवर द ईयर देयर हैज बीन मार्क्ड increase in the share of natural gas is primary energy production, 10% in 1994 and 13% in 1999. There has been decline in the share of oil is primary production, 20% to 17% during the same period। यानी एनर्जी सिनेरियो इंडिया में बता रहे हैं, कोल सप्लाई, ऑयल सप्लाई। तो आप इसको देख सकते हो एनर्जी सिनेरियो का, आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो, ये वाला, मतलब 1 by 1 आप ऑयल सप्लाई देखो, है ना, एनर्जी कोल सप्लाई कितना हो रहा है रिजर्व। तो ये ज्यादा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश भी मत करिएगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग एंड इम्पोर्टेंस। तो स्टार रेटिंग मैंने अपनी वीडियो में बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। स्टार रेटिंग, द अप्लायंस विद द लोवेस्ट एनर्जी कंजप्शन इन ए प्रोडक्ट कैटेगरी आर गिवन टू द मोस्ट स्टार।
तो जैसे आप सबको पता है कि भाई 5 स्टार अगर कुछ मिलता है तो वो बहुत अच्छी चीज होती है, गुड होती है ना। तो अगर आपका कंजप्शन यानी क्या हो रहा है, अगर एनर्जी कंजप्शन सबसे कम है यानी वेस्टेज बहुत कम है, तो आपको जो रेटिंग मिलेगी वो सबसे अच्छी मिलेगी। एंड दोज विद द हाईएस्ट एनर्जी कंजप्शन आर गिवन टू द लीस्ट। यानी जो बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है तो उसको सबसे कम रेटिंग, और जिसको सबसे अच्छी रेटिंग चाहिए या सबसे, तो क्या करना, लोवेस्ट एनर्जी कंजप्शन। मोर द स्टार मोर एनर्जी एफिशिएंट द अप्लायंस इज। तो अगर कोई अप्लायंस की स्टार रेटिंग बहुत अच्छी है तो क्या है, वो मोर एनर्जी एफिशिएंट है, या अगर मोर एनर्जी एफिशिएंट है तो उसकी जो स्टार रेटिंग है सबसे अच्छी होगी। दिस इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अप्लायंस एफिशिएंसी। तो ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है भाई। अरे वापस आ गया, एक मिनट। या तो this is a visual representation of appliance efficiency. These stars usually range from 1 being least to 5, यानी 1 से 5 तक स्टार होता है। Most efficient production is category. This is the quickest way to understand the appliance power consumption. ठीक है, तो अच्छी बात है, समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सैंक्शन लोड, मैक्सिमम डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एंड मंथली मिनिमम चार्ज। तो क्या है कंसेप्ट ऑफ सैंक्शन लोड? ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है। सैंक्शन लोड इज द टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दैट इज प्रोवाइडेड टू द मीटर। यानी सैंक्शन लोड वो लोड है जो कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है, दैट इज प्रोवाइडेड टू मीटर। तो मीटर, दिस इज कैलकुलेटेड किलोवाट। तो जो मीटर में आ रहा है वो सैंक्शन लोड है। और फिर क्या, मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम पावर डिमांड बाय द लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड क्या है, जो मैक्सिमम पावर डिमांडेड बाय द लोड, यानी लोड की वजह से जो मैक्सिमम पावर डिमांड हुई है, आई है ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज मैक्सिमम डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, अच्छा उसी में ही बोला उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट अ कस्टमर डिमांड फ्रॉम यूटिलिटी इन स्पेसिफाइड इंटरवल। और मंथली फिर क्या था, एंड मंथली मिनिमम चार्ज। मंथली मिनिमम चार्ज मीन्स द मिनिमम अमाउंट दैट विल बी गिवन बाय एवरी कंज्यूमर इवन ही डिड नॉट यूज एनर्जी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझने लायक है। क्या है वो, सैंक्शन लोड क्या होता है? सैंक्शन लोड वो लोड होता है जो कि क्या करे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दैट इज प्रोवाइडेड टू मीटर। यानी मीटर को जो मतलब सैंक्शन किया जाए या जो मीटर को प्रोवाइड किया जाए, सैंक्शन किया जाए, तो ये क्या होता है, दिस इज मीटर इन किलोवाट। तो जो आपको मीटर में आती है प्रोवाइडेड बाय द, जो भी प्रोवाइड की गई है मीटर को, तो वो हो गया सैंक्शन लोड। द मैक्सिमम पावर डिमांड। तो मैक्सिमम पावर डिमांड क्या होती है, जो कि पावर स्टेशन पे ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पे जो लोड आ रहा है, यानी द मैक्सिमम पावर डिमांडेड बाय द लोड। यानी लोड की वजह से जो मैक्सिमम पावर डिमांड हुआ इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड, वो हो गया आपका मैक्सिमम डिमांड। और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या है, जो कि हम लोग यूजर्स जो हो गए, कंज्यूमर। तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर दैट इज कंज्यूमर डिमांड फ्रॉम यूटिलिटी इन ए स्पेसिफाइड इंटरवल। तो इस स्पेसिफाइड इंटरवल में जितना हम लोग का क्या करते हैं, यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड हो गया। मंथली मिनिमम चार्ज। तो मंथली मिनिमम चार्ज क्या, तो मिनिमम अमाउंट दैट विल द गिवन बाय एवरी कंज्यूमर इवन ही डिड नॉट यूज एनर्जी। तो अगर आप मीटर में यूज नहीं भी करते एनर्जी को तब भी आपका बिल आता है। ठीक है, तो मिनिमम मंथली मिनिमम चार्जेस जो है वो मंथली है, और मिनिमम चार्जेस जो है अगर यूज करो या ना करो तब भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सैंक्शन समझ में आ गया, जो भाई लोड उसमें आ रहा है मीटर में। और मैक्सिमम डिमांड ये हो गया कि आपका पावर स्टेशन पे जो लोड बाय द लोड हो रहा है डिमांड। और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ये हो गया कि जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो स्पेसिफाइड इंटरवल में टाइम में जो ले रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2B है। तो 2B पे चलते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 24। तो 24 पे चलते हैं भाई हम लोग।
पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, पावर फैक्टर पूरा ही देख लेते हैं। तो व्हाट इज पावर फैक्टर, तो पहले मैं बता दूं cos फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड होता है, आर बाई जेड होता है, और जो एंगल होता है बिटवीन द वी और आई को ही हम लोग बोलते हैं cos फैक्टर। द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर। तो जो कोसाइन है एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट, वो होता है पावर फैक्टर। इन एन एसी सर्किट there is generally a phase difference phi between the voltage and current, then term cos phi is called the power factor of the circuit। ठीक है, if the circuit is inductive, the current lags behind the voltage, सभी को पता है, the power factor is referred to as lagging। और in a capacitive circuit the current leads to the voltage and it is to be leading। ठीक है, तो समझ में आया, यानी कैपेसिटिव सर्किट है तो जो करंट लीड करता है भाई सभी को पता है, तो पावर फैक्टर भी लीडिंग कहला जाएगा। कॉजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, तो इसको छोड़ दीजिए, अभी जो मेन पूछा है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, एडवांटेज ऑफ इम्प्रूविंग पावर फैक्टर। तो इम्प्रूवमेंट का देखता हूँ आगे दिया होगा, एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रूविंग पावर फैक्टर। तो ये हम लोग देख लेते हैं, जो उसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है फिर से देख लेते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेथड बताने हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 24 पे था, ये रहे। तो मेथड्स ये रहे, तो भाई चलो एक एक करके पढ़ते हैं। Normally, the power factor of the whole load on a large generating station in the region of 0.8 to 0.9। तो नॉर्मली जो पावर फैक्टर होता है वो लार्ज जनरेटिंग सिस्टम का वो 0.8 से लेके 0.9 तक होता है। However, sometimes it is lower, and in such cases, it is generally desirable to take special step to improve the power factor। तो समटाइम्स जो लोअर एंड इन सच केसेस इट इज जनरली डिजायरेबल टू टेक स्पेशल स्टेप्स टू इम्प्रूव द, तो कभी कभार जरूरत पड़ती है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाए। तो दिस कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। कौन कौन से हैं, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड, सिंक्रोनस कंडेंसर, फेज एडवांसर। तो तीनों याद कर लीजिए, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड, सिंक्रोनस कंडेंसर, फेज एडवांसर। तो क्या है, याद कर लिए होंगे तीनों आपने ना। चलो आगे देखते हैं, तो ये तीनों नाम लिख दीजिएगा, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड, सिंक्रोनस कंडेंसर, फेज एडवांसर। तो इसको देख लेते हैं क्या है भाई। स्टैटिक कैपेसिटर 3 फेज लोड है, पढ़ लेते हैं क्या है भाई। द पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो कैपेसिटर है, द कैपेसिटर जनरली नोन एज स्टैटिक कैपेसिटर draws a leading current and partially complete neutralizes the lagging reactive component of the load current. This raises the power factor of the load. For the 3-phase load, the capacitor can be connected in delta or star. Static capacitor invariably used to power factor improvement in factories। तो ज्यादा इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज आप इतना याद रखो कि स्टैटिक कैपेसिटर आपको यूज करना है पैरेलल में और स्टार या डेल्टा कनेक्शन में फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। तो देखिए ये है आपका स्टार कनेक्शन और ये वाला है डेल्टा। तो ये है स्टार और ये है डेल्टा, ये देख सकते हैं डेल्टा बना है, ये स्टार बना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। तो सिंक्रोनस कंडक्शन, ये देखो सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर वो होता है कि जो सेम स्पीड पे चले, रोटर और मोटर। ठीक है, रोटर और स्टेटर। द सिंक्रोनस मोटर टेक्स अ लीडिंग करंट ओवर व्हेन ओवर एक्साइटेड एंड देयरफॉर बिहेव एज अ कैपेसिटर। ठीक है, जो सिंक्रोनस मोटर क्या है, वो जब करंट लीड करेगा तो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। इन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड इज नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर। When such a machine is connected with parallel with the supply, it takes leading current will partially neutralize the
लैगिंग रिएक्टिव करंट। तो मेन चीज पावर फैक्टर के इम्प्रूव करने के क्या करना है, लैगिंग और लीडिंग को बराबर कर देना है। यानी जहाँ पे लैगिंग और लीडिंग कंपोनेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, बराबर हुए जा रहे हैं बाय द यूज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर और कैपेसिटर। तो ये जब बराबर हो जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। फेज एडवांसर क्या है देख लेते हैं हम लोग, चलिए। फेज एडवांसर, तो फेज एडवांसर आर यूज्ड टू improve the power factor for induction motors. The low power factor of an induction motor is due to the fact that its stator winding draws exciting currents which lags behind the supply voltage of 90 degree, and if the exciting ampere turns can be provided from some other AC source, then the stator winding will be relieved, the exciting current power factor of the motor can be improved. तो मेन चीज आप इतना याद रखिए इसमें क्या कि इसमें भी आपका जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या हो रहा है, बैलेंसिंग हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है लीडिंग करंट और लैगिंग करंट। फेज एडवांसर में आपका इंडक्शन मोटर यूज किया है। एडवांटेजेस ऑफ पावर फैक्टर, तो एडवांटेज क्या है, हाई वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है वो हाई हो जाएगा। इंक्रीज हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, तो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज कर देगा। कॉपर लॉस कम होगा, कंडक्टर साइज कम हो जाएगा। लो किलोवोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो भाई लॉसेस तो पता ही होंगे, है ना, आयरन लॉस, कोर लॉस। चलो बता देता हूँ, 2C आपका है पेज नंबर 26 पे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ जल्दी, इसमें तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं। कोर लॉस बेसिकली वो होता है जो कि मटेरियल का जो बना होता है, वो जो कोर होती है उसकी वजह से जो कोर लॉस होता है। तो कोर लॉस में क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है। तो ये सब आपको पता ही होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते चले आ रहे हो। ओमिक लॉस मतलब होता है कि जो वाइंडिंग की वजह से जो I स्क्वायर आर लॉस होता है उसको बोलते हैं। तो स्ट्रे लोड लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस। स्ट्रे लोड लॉस वो होता है लीकेज फील्ड प्रेजेंट इन ट्रांसफार्मर इंड्यूस एडी। तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ये सब आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, लोड लॉस, ये लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2C हो गया। क्वेश्चन अच्छा कौन कौन से हो गए, 2C हो गया, 2D पे आते हैं भाई। लिस्ट द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ऑल्सो राइट द टिप्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन मोटर्स। तो पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 27। तो 27 पे चलिए चलते हैं। एक्सप्लेन द एनर्जी एफिशिएंट मोटर। तो भाई ये सब क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एनर्जी सेविंग टिप्स, अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए आप यहाँ से। स्टॉप आइडल रनिंग ऑफ द मोटर, एफिशिएंट मोटर, ये वो, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। डोंट यूज ओवर साइज मोटर, भाई ये सब तो सभी को पता है यार। न्यू इंस्टॉलेशन बोल सर्किट, और ये मैंने वीडियो में बताया था, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मोटर, स्टॉप द रनिंग एड। ठीक है, तो ये कुछ काम का नहीं, चलो ये छोड़ते हैं। तो अभी हम लोग इतना ही क्वेश्चन नंबर 2 तक ही पार्ट 1 रखते हैं, और पार्ट 2 में आपको जो है 3 से बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है, 3 तक हम लोग बताएंगे आगे। चलिए ओके, बाय बाय।